सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जो आरपीएस सीईओ आरओ की हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, इस सीरीज में अपने क्या है कि आज जो अपना राजनीतिक राजस्थान की और प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें हमारा जो एक टॉपिक है वो रह गया था। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, बाकी पूरे डिटेल से मैंने करवा रखे हैं। इस टॉपिक को हम क्वेश्चन से करेंगे। देखो दोस्तों, अगर इस टॉपिक को अगर हम खींचे तो बहुत लंबा जाएगा ये। वैसे इसमें मैंने जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही ली है। विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र क्या होते हैं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसके अलावा जो अन्य अधिनियम वगैरह है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। और देखो, लोक नीति क्या होती है, नाम से स्पष्ट है दोस्तों, जो जनता के लिए नीति होती है, केंद्र बिंदु जनता ही होती है। और जो भी कोई सरकार कोई नीति लाती है जनता के लिए, तो वो ऐसे नहीं सीधे आ जाती है, उस पर पूरा प्रोसेस चलता है, उसका ट्रायल ट्रूल सारी चीजें मतलब देखी जाती है। तो लोक नीति जो अपने लिए जो नीति है, जनता के लिए नीति है, वही लोक नीति कहलाती है। तो इस पे क्या है कि अन्य जो बड़े बड़े जो विचारधाराओं पर निर्भर है ये जो लोक नीति है। इसमें बहुत सारे जैसे फॉरेन अंग्रेज वगैरह है, उन्होंने अपनी विचारधाराएं रखी है कि इसे लोक नीति कहते हैं। तो उन आधार पर जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना दोस्तों, वही अपने यहाँ पे हम करने वाले हैं लोक नीति में। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि थॉमस आर डाई के अनुसार लोक नीति क्या है। मतलब थॉमस आर डाई ने जो लोक नीति की परिभाषा है वो क्या दी है, ये बताना है कि जो थॉमस आर डाई है वो लोक नीति किसे कहते हैं। तो इनके अनुसार वह सब कुछ है जो सरकार करने और नहीं करने का निर्णय करती है। तो इन्होंने क्या कहा, लोक नीति क्या है, वह सब कुछ जो सरकार करने और नहीं करने का निर्णय करती है। तो ये कहा है किसने, थॉमस आर डाई ने। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे जो है, जैसे प्लोडन है, इसने कहा कि किसी देश की सरकार के प्रत्येक स्तर पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, वे सब वास्तव में लोक नीतियां हैं। टेरी कहता है कि लोक नीति उस कार्यवाही की शाब्दिक, लिखित व विहित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधन अपनाता है। ठीक है, अपने को देखो सारे नहीं याद रख सकते अपने, अब एक आधा आप याद रख लेना, एक तो ठीक है। इसमें से आगे जो इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे आपके पूरे टॉपिक में से। अब लोक नीति के लक्षण बताने हैं कि प्रमुख लक्षण क्या है। देखो दोस्तों, इसके बहुत सारे वैसे इंपॉर्टेंट 5 लक्षण है यहाँ पे। स्वदेश्य निर्मित, ठीक है, स्वदेश्य निर्मित, कि किस उद्देश्य से इसे निर्मित किया जाता है, कोई भी नीति हो, ठीक है, कोई भी स्कीम आती है, जैसे मनरेगा नरेगा ले लो, कोई भी गतिविधियों का एक सतत और निश्चित क्रम, गतिविधियों का एक सतत और निश्चित क्रम, ये भी आपके इसके लक्षण आता है। फिर यह वह है जो वास्तव में सरकार करती है, जो उसके परिणाम स्वरूप होता है। जो बात परिभाषा उसने दी थी लगभग इसी के समान है, जो वास्तव में सरकार करती है। और नीति सकारात्मकता या नकारात्मकता होती है। जो भी नीति है, देखो हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, और इतनी सारी जनता पॉपुलेशन है इंडिया में, तो किसी को कोई नीतियां पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी। तो पूरी चीजें यहाँ पे देख के एनालाइज करके ही कोई भी नीति को लाया जाता है, सकारात्मक या नकारात्मक होती है। इसके अलावा जो 5वां है वो लोक नीति देश के सामान्य कानूनी अर्थात संविधान पर आधारित होती है। ठीक है, अतः इसे वैधानिक शक्ति निहित होती है। तो सीधा कह सकते हैं वैधानिक शक्ति इसमें निहित होती है, क्योंकि देखो इसे पारित किया जाता है पूरा संसद वगैरह में। जो भी कोई भी नीति आएगी उसे पूरे संसद में पारित करके प्रॉपर तरीके से लाया जाता है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोक नीति का केंद्र बिंदु है। तो लोक नीति का केंद्र बिंदु अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो दोस्तों सीधी सी बात है
कि व्यक्ति यहाँ पे लोक नीति का केंद्र बिंदु होगा या अपने होंगे, अपने खुद को ले लो, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर संचालित करना इसका प्रमुख ध्येय है। इसका ध्येय क्या है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर संचालित करना लोक नीति का प्रमुख ध्येय है। और देखो इसमें जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिका शक्तियां वगैरह बताई गई है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो। अब नेक्स्ट है कि एक आते हैं डगलस और विल्डास की। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं सांस्कृतिक रुझानों को समझाया है जो कि लोक नीति को प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने जो 3 बताए हैं जो प्रभावित करते हैं, एक तो है प्रतिस्पर्धात्मक, व्यक्तिवादी, ठीक है, इसे कहेंगे अपने कॉम्पिटेटिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। और जो पदो सोपानीय सामूहिकी, पदो सोपानीय सामूहिकी, फिर इसे कहेंगे अपने जो पदो सोपानीय समूहिकी है, इसे अपने कहेंगे हिरार्चिकल कलेक्टिविज्म, ठीक है, हिरार्चिकल कलेक्टिविज्म। फिर आता है अलगाववादी। तो ये 3-4 विचारधारा इन्होंने समझाई है, मतलब सेक्टेरियनिज्म जो है वो आपका अलगाववादी कहलाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक, पदो सोपानीय और अलगाववादी डगलस और विल्डावस्की के द्वारा 3 प्रकार के जो लोक नीति को प्रभावित करते हैं सांस्कृतिक रुझान है वो समझाया गया है। लोक नीति को सामान्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है दोस्तों? अगर हम इसके विभाजन की बात करें, जो लोक नीति है इसकी अगर हम विभाजन की बात करें कि कितने प्रकार में इसे विभाजित किया गया है, तो 4 प्रकारों में दोस्तों इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं 4 प्रकार? एक तो आपकी आती है विकासात्मक नीति, विकासात्मक, एक आपकी आ जाती है जो दूसरी है नियामक, फिर तीसरी आपकी आ जाती है नवाचारी, फिर चौथी आपकी आ जाती है दोस्तों विविध नीति, अन्य मतलब, ठीक है। ये 4 मतलब फोकस इन पे करके ही कोई नीति बनाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में जो योजना आयोग है, देखो दोस्तों जो भी कोई नीति बनती है उसके लिए एक आयोग बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से। अभी अपने कौन सा चल रहा है नीति आयोग, ठीक है, उसको भी अपने पढ़ेंगे अच्छे से अलग से डिटेल में, क्योंकि वो अलग से अपने दे रखा है टॉपिक। और अभी अपने बात करेंगे किसकी? योजना आयोग की। योजना आयोग स्थापित किया गया था इन्हीं नीतियों के प्रॉपर तरीके से कार्य, जो भी नीतियां सही तरीके से निर्माण की जाए, कैसे उनको जनता तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि देखो नीतियां बनाना और जनता तक उनका लाभ देना ये सबसे बड़ी बात होती है। देखो जो स्वतंत्रता के पश्चात है ये योजना आयोग का निर्माण किया गया, स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना अपने 15 मार्च 1950 को की गई। कि कब? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई। अब योजना आयोग के बारे में और क्या बातें पता होना चाहिए दोस्तों आपको? एक तो कि ये गैर संवैधानिक निकाय है। कौन सा? गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ये योजना आयोग के बारे में थोड़ी बहुत बातें थी। अब देखो दोस्तों योजना आयोग के साथ साथ ही एक राष्ट्रीय विकास परिषद भी बनाया गया। अब इसकी स्थापना कब की जाती है दोस्तों? उसकी 1950 में। इसकी 6 अगस्त 1952 में स्थापना की जाती है। कब? 6 अगस्त 1952 में। और इसमें क्या है कि बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, 2-3 वैसे अगर आप देखे जाएं तो। ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका वही सेम जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा।
और इसके अलावा दोस्तों जो योजना आयोग का सचिव सचिव है, परिषद का सचिव होगा। जो योजना आयोग का इस पे सचिव होता है, ये परिषद का सचिव होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होगा। भले ही ये बंद हो चुकी है, फिर भी अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये गैर संवैधानिक निकाय है। योजना की सहायता के लिए ये राष्ट्र के स्रोतों तथा परिश्रम को सुदृढ़ करने को गतिशील करने के लिए, इसके अलावा ये जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उनकी आर्थिक नीतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। और देश के सभी भागों में जो विकास कार्य है वो संतुलित तरीके से किया जाए, कहीं कोई भेदभाव ना हो। तो ये भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब के संथानम के बारे में सभी को पता होगा। इन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका के बारे में मतलब क्या बात कही है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो क्या है, क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की, आगे लिख रहा हूं मैं आगे से, ठीक है, स्थिति, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थिति लगभग वैसी ही है, लगभग वैसी ही है जैसी कि पूरे भारतीय महासंघ के सुपर मंत्रिमंडल की। ठीक है, और ऐसा मंत्रिमंडल जो केंद्र और सभी राज्य सरकारों की ओर से कार्य करता है। तो ये बात किसने कही, ऐसा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए। तो के संथानम के द्वारा ये बातें कही गई थी। इसके बाद अगर अपने चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, देखो इसके बाद बहुत सारे है ना, इसमें मॉडल वगैरह भी आ जाते हैं, अपने इतने अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब जो सालमंड के अनुसार जो विधिक अधिकार है, अब अपने किस पे आगे, विधिक अधिकारों पे। विधिक अधिकार सालमंड के अनुसार क्या है, क्या कहा कि कौन से विधिक अधिकार हैं। तो जो विधिक अधिकार होते हैं दोस्तों, उसके लिए राज्य की मान्यता और परिवर्तनीयता की आवश्यकता होती है, एक तो ये ध्यान रखना है आपको। अब सालमंड के अनुसार विधिक अधिकार विधि के नियम या शासन द्वारा मान्य और सुरक्षित हित है। क्या है विधिक अधिकार, क्या है विधिक अधिकार, विधि के नियम या शासन द्वारा मान्य और सुरक्षित हित है। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये विधिक अधिकार वगैरह, देखो ये होता है तो लोक नीति से संबंधित ही है, लेकिन इसके अंतर्गत जैसे जनता है, जैसे अपने को सूचना का अधिकार दे दिया, जैसे अब राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार है, वैसे अधिकार अलग अलग लागू किए जाते हैं। उनके तहत क्या होता है कि जनता को छूट होती है कि वो किसी भी कार्य का मतलब एक तरह से पारदर्शिता आ जाती है कार्य में। सूचना का अधिकार आ गया तो पारदर्शिता आ जाएगी पूरी। और इस तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम आ गया। तो इन का पूरा जो सिस्टम है ये पूरा विधिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। अब जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये कब लागू हुआ ये बताना है दोस्तों। वैसे तो स्वीडन ने सबसे पहले किया था सूचना का अधिकार, लेकिन अपने को जानना है कि जो अपने भारत में मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया। तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है और ये विधेयक 2004 में पेश होता है, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो जाता है। और सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला देश पूछ लिया आपसे, सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला देश, तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा, स्वीडन। स्वीडन में दोस्तों क्या है कि 1766 में ही कर दिया था ये लागू, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के नाम से। ठीक है, और 9 राज्यों में
इस कानून को पहले ही, मतलब राजस्थान में अपने ये 2001 में ही लागू है। ये राजस्थान की अगर हम बात करें तो 9 राज्यों में पहले ही ये लागू हो गया था। तो राजस्थान में ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2001 से चल रहा है। तो ये ध्यान रखना, नियम किसके बाद बनाया गया इसको प्रॉपर तरीके से। और इसके अंतर्गत देखो दोस्तों क्या सिस्टम होता है कि 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। किसके द्वारा? लोक सूचना अधिकारी के द्वारा। नहीं करवाता तो 30 दिन के अंदर नहीं कराता तो फीस नहीं ले सकता। फीस भी वैसे 10 रुपए है। प्रथम अपीलीय अधिकारी फिर 30 दिन में अपील का निर्णय नहीं करता तो 15 दिन की और बढ़ोतरी की जाती है। तो ऐसे प्रथम अपीलीय, द्वितीय अपीलीय अधिकारी तक ये चलता रहता है। ठीक है, तो 10 रुपये आवेदन शुल्क है। राजस्थान में अगर आपको सीडी वगैरह में इंफॉर्मेशन चाहिए तो 50 रुपये शुल्क है। ये तो क्या पूछेगा एग्जाम में आपके। ठीक है, अगर मान लो वो सूचना नहीं देता है तो 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना भी लगाया जा सकता है लोक सूचना अधिकारी पे। इसके अलावा उस पर 25,000 तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और देखो सूचना अधिकार अधिनियम के अपवाद क्या है। इसमें क्या है कि दोस्तों देखो हर चीज की लिमिटेशन होनी चाहिए, जरूरी भी है। देश की जहाँ पे प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा की रणनीति की बात आ जाती है तो वो चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। ठीक है, और जिससे संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग हो जाएं तो वैसे भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो उपलब्ध जानकारी नहीं कराई जाएगी। जिस पर न्यायालय या अन्य प्राधिकरण पे ने रोक लगा रखी हो उनकी नहीं। इसके लिए अपराध के लिए उकसाती हो ऐसी सूचना नहीं। जिस किसी तीसरे पक्षकार के प्रतियोगी स्थिति की हानि होती हो या व्यक्तिगत सूचना जिसकी किसी लोकहित में कोई संबंध ना हो ऐसी सूचना नहीं आपको। और कैबिनेट के कागजात वगैरह हो गए, ये अपवाद है, मतलब इनकी सूचना आपको इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब अपने बात करेंगे लोक सेवा गारंटी अधिनियम। सर्वप्रथम देखो दोस्तों, जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है ये किस राज्य द्वारा लाया जाता है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों लाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लाता है ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम। और ये गारंटी अधिनियम कौन सा है? 2011 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। तो ये जो मध्य प्रदेश लाती है ये 2010 लाती है। ठीक है, भारत का 2011 का है ये। और राजस्थान कब लाता है लोक सेवा गारंटी अधिनियम? जो अपने राजस्थान में है, मेन ये है आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लाया जाता है। तो गहलोत सरकार द्वारा लाया जाता है 14 नवंबर 2011 को यहाँ पे दोस्तों लाया जाता है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें अब तो बढ़ गई होगी 18 विभागों की यहाँ पे 153 यहाँ पे सेवाएं हैं। कितनी? 153 सेवाएं हैं। इसमें भी सेम वही है दोस्तों सिस्टम। जैसे प्रथम 30 दिन के अंदर अपीलीय अधिकारी को अपील की जाती है। फिर 60 दिन के अंदर दूसरे अपीलीय अधिकारी को, अगर आपको जो भी है सेवा ना मिले, मतलब कोई भी सेवाएं आ सकती है इसके अंतर्गत, जो भी आप करवाने जाते हो, मीटर बदलवाने, जैसे विद्युत से संबंधित जलदाय विभाग आ गया इसमें, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये सारे विभाग आ जाते हैं इसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। तो दोस्तों जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम ये है 2009 का। ठीक है, और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया। तो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाएगी? अब नई शिक्षा नीति आ चुकी है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली कब लाएगी? अपने पहली की बात करें तो 1986 में लाएगी। अब नई शिक्षा नीति आ चुकी है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और इसके तहत क्या है कि 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, और 21A जोड़ा गया था अनुच्छेद, जिसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा पे, अनिवार्य मतलब वहां पे उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।
अनिवार्य शिक्षा का यहाँ पे प्रावधान और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। और संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 45 में भी कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में भी कहा गया कि जो राज्य है वो पूरा इस पे फोकस करेगा। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। नरेगा को मनरेगा कब किया गया? देखो सबको पता है कि जो दोस्तों जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ये 2005 का है, और इसको नरेगा था पहले, मनरेगा अब कब किया गया? करेंगे तो 2 अक्टूबर को ही, क्योंकि इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी। लेकिन किया कब गया? 2009 में किया गया ये इसका नाम। ठीक है, नरेगा को मनरेगा। और राजस्थान में ना यहाँ पे 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, बाकी अन्य राज्यों में 100 दिन का, और रोजगार आपको 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगर आपको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो आपको भत्ता दिया जाएगा, और काम आपको 5 किलोमीटर के दायरे में ही करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर 5 किलोमीटर से अगर आपको बाहर भेजा जाता है तो 10% आपको क्या है अलग से मतलब मजदूरी दी जाएगी। तो ये बात इसमें कही गई है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सुनवाई का अधिकार अधिनियम राजस्थान द्वारा कब लाया जाता है दोस्तों? तो ये 22 मई 2012 को लाया जाता है, ध्यान रखना। 22 मई 2012 है, इसको सुनवाई का अधिकार अधिनियम लाया जाता है। और राजस्थान देश में पहला राज्य है ऐसा करने वाला। राजस्थान देश में पहला राज्य है ये अधिनियम लाने वाला, जो सुनवाई का अधिकार अधिनियम है। इसमें भी सेम वही है, अपीलीय अधिकारी के तहत फिर जो भी अपीलें की जाती है सेम वही सिस्टम है। पूरा डिटेल में अभी अपने नहीं जाएंगे। फिर आता है आपके प्रसव पूर्व जो निदान तकनीकी विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम है, ये कब लाया गया? ये दोस्तों अधिनियम 1994 का है, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, फिर गर्भ की चिकित्सा का जो समापन अधिनियम है कि वो चेक वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, उसका 1971 है ये अधिनियम। और इसमें भी देखो एक होता है कि प्रसूति काल अगर 1 से 12 सप्ताह की अवधि तक हो तो फिर 12 से 20 सप्ताह उस देखा जाता है कि कब चेक टेस्ट किया जाता है। समय सीमा है इसमें भी, तो आप 1971 याद रख लेना बस। फिर घरेलू हिंसा के लिए जो महिला संरक्षण अधिनियम है दोस्तों, ये केंद्र द्वारा लागू किया जाता है। किस पे? केंद्र सरकार द्वारा। और जो केंद्र सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग करता है, महिला एवं बाल विकास विभाग। अब दोस्तों ये जो अधिनियम है 2005 में लाया जाता है। कब? 2005 में। 2005 में कब? 26 अक्टूबर 2005 में लाया जाता है। ठीक है, अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया दोस्तों। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये 1986 का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आता है, सॉरी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसमें क्या होता है कि 1 करोड़ से कम है तो शिकायत जिला फोरम में होगी, इतना ध्यान रखना। 1 करोड़ से कम की शिकायत कहाँ पे होगी? जिला फोरम में। अगर आपके माल या सेवाओं का मूल्य या अर्जाने की रकम जो कह सकते हैं, सीधा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य है, तो आप कहाँ शिकायत करोगे? 1 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य है तो राज्य आयोग में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। फिर 10 करोड़ से अधिक है, अगर आपकी अधिक है जो भी, फिर राष्ट्रीय आयोग में शिकायत होगी। ठीक है, ये उपभोक्ता संरक्षण मतलब उपभोक्ता का संरक्षण, ये समझ ही गए होंगे आप। अब आता है आपके बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 है, सभी को पता है।
अब देखो दोस्तों, ये जो अधिनियम है ये संशोधित कब किया गया, ये बताना है आपको कि जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम है ये संशोधित कब किया जाता है। तो इसको संशोधित दोस्तों 1976 में किया जाता है, ठीक है। और जो उम्र वगैरह है इसमें 18 साल लड़की की होनी चाहिए, 21 लड़के की, ऐसे की जाती है, ठीक है। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम। इसमें क्या है कि जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आजकल तो आपने देखा होगा कि सब उनको निकाल देते हैं बाहर, तो ऐसा कुछ नहीं निकाल सकते वैसे नियमानुसार बात करें, क्योंकि अगर वो भरण पोषण करने में असमर्थ है तो अपने वयस्क बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकता है, ठीक है। तो उसके बच्चे उसको संभालेंगे। तो ये अधिनियम तो 2007 का है। अगर मान लो इसके बच्चे नहीं है, निसंतान है, तो कोई नातेदार या कोई भी जो इसको संभालेगा वही इसकी संपत्ति का अधिकार होगा। और भरण पोषण की अधिकतम राशि है ना, यहाँ पे अधिकतम जो राशि है भरण पोषण की वरिष्ठ नागरिकों की 10,000 रुपये महीना होगी, 10,000 रुपये मासिक यहाँ पे होगी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो दोस्तों, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक है कौन सा है, ये विधेयक दोस्तों 2011 का है। इसके तहत क्या है कि जनता को भोजन के अधिकार का कानून लाया गया इसके अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह है, ठीक है, प्रत्येक जो व्यक्ति है इसको प्रति माह यहाँ पे क्या दिया जाएगा, 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, 5 केजी अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा। और अगर दोस्तों कोई अंत्योदय परिवार है तो प्रत्येक परिवार को अंत्योदय परिवारों को 35 केजी, ठीक है, जो अनाज है ये उपलब्ध कराया जाएगा 1 महीने में। और देखो ग्रामीण जनसंख्या के तहत इसमें 75% परिवार लिए जाएंगे। और जो शहरी जनसंख्या है इसके तहत इसमें 50% परिवार लिए जाएंगे। ये इसके अलावा चावल यहाँ पे 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और अन्य खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलो यहाँ पे प्राप्त किए होंगे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है। देखो दोस्तों, जो नागरिक, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो नागरिक अधिकार पत्र है ये संबंधित यही है, इन योजनाओं से संबंधित है। और ये प्रारंभ 1991 में किस देश के द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये ब्रिटेन के द्वारा है ना सर्वप्रथम जो नागरिक अधिकार पत्र है ये लाया जाता है। इसमें इनके 6 सिद्धांत होते हैं। कितने? 6 सिद्धांत। अब वो सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? मानदंड, खुलापन, ठीक है, खुलापन, इसके अलावा पारदर्शिता, जो ये चीजें अपने पढ़ते हैं, लोक नीति, नागरिक अधिकार पत्र, ये सब नागरिकों के लिए है। फिर सूचना, फिर विकल्प, विकल्प भी कह सकते हैं इसे या स्वैच्छिक कह सकते हैं, विकल्प या स्वैच्छिक चुनाव, स्वैच्छिक चुनाव, इसके अलावा निष्पक्षता और सुलभता। ये सारे 6 सिद्धांत है इसमें। और अपने को ये याद रखना है बस, ब्रिटेन के द्वारा ये 1991 में सबसे पहले लाया गया जो नागरिक अधिकार पत्र है। प्रशासन में जो पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व है, इन सब की पूरी प्रॉपर प्रक्रिया से मतलब नागरिकों के जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण करना, ठीक है, शहरी निकाय को अधिकार देना, मतलब एक तरीके से पूरा सिस्टम मेंटेन रखना, इसके लिए पूरा ये किया जाता है। अब राजस्थान सरकार द्वारा नागरिक अधिकार पत्र की कितनी संख्या है? ठीक है, जो राजस्थान सरकार देखो द्वारा अधिकार पत्रों की संख्या यहाँ पे आएगी 65, ठीक है। और भारत सरकार की पूछ ले 131 है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय संगठनों द्वारा तैयार किए गए जो केंद्रीय मंत्रालय है इनके द्वारा तैयार किए गए अधिकार पत्रों की संख्या 131 है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत जो ये लाता है नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक अधिकार
पत्र, तो ये 1997 में लाता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन, भारत नागरिक अधिकार पत्र कब लाया? ये पहले बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये 1997 में लाया जाता है भारत द्वारा नागरिक अधिकार पत्र, ठीक है। और यही दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीजें थी इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप इसको डिस्कवर राजस्थान को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।